हेलो डियर एस्पिरेंट्स, आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे से पढ़ रहे होंगे और रिवीजन भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो मैं डॉक्टर अभिषेक गौतम आप सभी का द रैंकर्स पर स्वागत करता हूँ। तो आज हमारी एचपी पटवारी की सेकंड लेक्चर सीरीज़ है, जहाँ पे हम देखेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ और उन्हें डिस्कस करेंगे। सो आज का हमारा टॉपिक रहेगा, या यूँ कहूँ कि सब्जेक्ट होंगे पॉलिटी और इकॉनमी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर, और हम क्वेश्चन के साथ डिस्कस भी करते रहेंगे। हमारा मोटो आंसर निकालना नहीं, बल्कि डिस्कस करना और पूरे कंसेप्ट को और पूरे टॉपिक को समझना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। सो पहला पार्ट रहेगा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से, जिसका टॉपिक होगा आज का इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट फ्रॉम 1773 टू 1935। सो पहला क्वेश्चन, भारत में पहली बार संसदीय नियंत्रण किस अधिनियम द्वारा स्थापित किया गया? विच एक्ट एस्टेब्लिश्ड पार्लियामेंट्री कंट्रोल ओवर द ईस्ट इंडिया कंपनी फॉर द फर्स्ट टाइम? तो आंसर पता होते हैं, पता सबको ही होंगे, मैं बाद में ही बता दूंगा, लेकिन हमारा है मेन डिस्कशन। तो पहले जानते हैं कि संसदीय नियंत्रण जरूरी क्यों था। तो जब ब्रिटिश इंडिया कंपनी यहाँ आई, जिसे ईस्ट इंडिया कंपनी कहा गया, इस एक्ट से पहले, इसका आंसर है 1773। सो इस एक्ट से पहले उन्हीं का यहाँ पे रूल था, वही कंट्रोल करते थे, सारा जो भी यहाँ का कार्यभार होता था। वहाँ हो रहे थे बहुत ज़्यादा घपले, बहुत ज़्यादा घोटाले, बहुत ज़्यादा यूँ कहें कि बेईमानी हो रही थी। खुद को नवाब बन बैठे थे, ठीक है, कोई रेगुलेशन नहीं था, कुछ नहीं था। तो उनको रोकने के लिए, उन पर थोड़ी सी जवाबदेही बनाने के लिए हम अंग्रेज लाए थे 1773 का एक्ट। तो इस एक्ट में हुआ क्या? इस एक्ट में आता है COD, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, जिसने क्या किया, जिसने जो कंपनी थी, कंपनी पर नियंत्रण स्थापित किया। इसके मेंबर्स होते थे जो डायरेक्ट ब्रिटिश पार्लियामेंट से चुने जाते थे, और ये लोग अब इसके व्यापार को देख रहे थे कि व्यापार में किसी तरह की भी कोई भी बेईमानी ना हो, किसी तरह का कोई घपला ना हो। तो 1773 का एक्ट लाया गया, किसके लिए? संसदीय नियंत्रण बनाने के लिए। ये देखिए, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 भारत के संवैधानिक इतिहास का पहला महत्वपूर्ण अधिनियम था, जिसने ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन पर ब्रिटिश संसद का नियंत्रण स्थापित किया। इसमें बना क्या? COD, यानी कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। दूसरा प्रश्न, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 एक्ट को रेगुलेटिंग एक्ट कहा गया क्योंकि इसने रेगुलेट किया फर्स्ट टाइम। के तहत बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन बना? गवर्नर जनरल किसका? बंगाल का। सो इससे पहले हम पढ़ते हैं रॉबर्ट क्लाइव के बारे में। रॉबर्ट क्लाइव कौन थे? रॉबर्ट क्लाइव थे बंगाल के पहले गवर्नर, लेकिन वो गवर्नर जनरल नहीं थे। अभी तक किसी भी प्रकार का कोई रेगुलेशन नहीं आया था, अब फर्स्ट टाइम रेगुलेट किया गया, तो बनाया गया पहला गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। तो ये कौन थे? लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स 1773 में। लॉर्ड कॉर्नवालिस कब आते हैं? ये आते हैं 1986 में। और लॉर्ड वेलेस्ली 1786 में, और लॉर्ड वेलेस्ली 1798 में। वहीं लॉर्ड कैनिंग 1856 के आसपास भारत में कार्यभार संभालते हैं, और उस टाइम तक इन्हें गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कहा जाने लगा था। इसका आगे पढ़ेंगे कि ये कब बने गवर्नर जनरल बंगाल से गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। अगला प्रश्न, कोलकाता का सर्वोच्च न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई? तो आपको बता दूं कि ये वाला प्रोविजन भी 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से ही आया था, और इसकी शुरुआत हुई थी 1774 से। कोलकाता के सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी 1774 में। अगला प्रश्न, बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना
किस अधिनियम द्वारा की गई? हमने पढ़ा ऊपर सीओडी की स्थापना की गई 1773 के द्वारा, जिसमें व्यापारिक नियंत्रण दिया गया सरकार को, व्यापारिक। अब ये बनता है पिट्स इंडिया एक्ट 1984 से। इसमें क्या होता है, ये अलग क्या है, पहले था व्यापारिक नियंत्रण, इसमें अब क्या होता है, एक 6 मेंबर की कमेटी बनाई गई जिसे कहा गया बीओडी। अब ये क्या देखता था, ये इसके राजनीतिक मामले भी दिखने शुरू कर देता है। तो बीओडी क्या करता है, राजनीतिक मामले, कि अब किस तरह की डिसीजन ली जाएगी कंपनी के अंदर, क्या क्या कैसे काम किया जाएगा, कैसे किसी की भर्ती की जाएगी, ये सब अब बीओडी देखने लगा। और सीओडी क्या देखता था, सीओडी देखता था व्यापारिक मामले। तो धीरे धीरे आप देखेंगे कि कैसे एक कंपनी आई और कंपनी ने कैसे यहाँ पे घपलेबाजी शुरू करना की, और उसको रोकने के लिए, उस पर नियंत्रण लगाने के लिए सरकार आती है, और सरकार धीरे धीरे इस पर शिकंजा कसती है, जो कि हम आगे तक देखते जाएंगे। जब इसमें चार्टर एक्ट आते हैं तो कैसे कैसे इसे खत्म करते हैं। अगला प्रश्न, ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को पहली बार किस अधिनियम ने समाप्त कर दिया? अबॉलिश द मोनोपोली। तो सबसे पहला चार्टर एक्ट था 1793 का। इसमें 20 साल के लिए मोनोपोली दी जाती है, 20 साल के लिए। फिर अगले 20 साल बाद 1813 में, क्योंकि उस टाइम तक ब्रिटेन में भी बहुत सारा दबाव आने लग गया था, वहाँ की और भी कंपनीज थी, वहाँ के लोग थे, वो कहने लगे कि इसे ही क्यों दिया गया अभी तक एक अधिकार, 200 साल से ज़्यादा हो चुका था इसे आए भारत में, तो अभी तक इसी के पास था मोनोपोली। तो अब धीरे धीरे वहाँ पे भी रिवॉर्ड लगे होने, धीरे धीरे वहाँ पे भी प्रदर्शन लगा होने। तो सरकार ने सबसे पहले कहा कि 20 साल के लिए करेंगे, फिर कहा कि चाय और चीन, इसको छोड़कर सारी मोनोपोली खत्म कर दी जाएगी। अब ब्रिटेन की कोई भी कंपनी भारत से व्यापार कर सकती थी, पर चाय और चीन को छोड़ के। चीन का मतलब कि चीन के साथ ये चाय वगैरह, वहाँ से कुछ भी सामान, अफीम वगैरह, चाय वगैरह कुछ भी लेते थे, चीन से जो भी व्यापार होता था ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी करेगी, और चाय का व्यापार भी ईस्ट इंडिया कंपनी करेगी। अगला प्रश्न, भारत में ईसाई मिशनरियों को आने की अनुमति किस अधिनियम द्वारा दी गई? विच एक्ट परमिटेड द क्रिश्चियन मिशनरीज टू एंटर इंडिया? तो इसका सही उत्तर है 1813। तो 1813 के एक्ट ने सबसे पहले क्या किया, चाय और चीन के व्यापार के अलावा सारी मोनोपोली बंद कर दी। इसके अलावा इसने कहा कि ईसाई मिशनरियों को, कि जो ईसाई धर्म का जो प्रचार करते हैं वो भारत में आ सकते हैं और यहाँ पे अपने धर्म का प्रचार कर सकते हैं, यानी कि क्रिश्चियनिटी बढ़ा सकते हैं, यहाँ पे आके लोगों को कन्वर्ट कर सकते थे, या कुछ भी कर सकते थे यहाँ पे आके। इसी तरह एक और चीज़ इसमें लाई गई, वो था कि शिक्षा के लिए उस समय पैसे दिए गए भारत में। हालांकि अभी तक ये क्लियर नहीं हो पाया था कि शिक्षा किस रूप में दी जाएगी, इनकी देशी भाषा में दी जाएगी या इंग्लिश में दी जाएगी, लेकिन शिक्षा के लिए सर्वप्रथम पैसा इसी में दिया गया। यानी कि आप समझिए कि भारत को शिक्षित करना है, लोगों को शिक्षित करना है, इसकी सोच रखी गई, तो इसी एक्ट के थ्रू रखी गई थी। ये देखिए, भारत का पहला गवर्नर जनरल, अब ये कौन सा है, ये है भारत का पहला गवर्नर जनरल। ऊपर कौन पढ़ा हमने, बंगाल का गवर्नर जनरल। तो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन बना, कौन बनता है, लॉर्ड विलियम बेंटिंक। किस एक्ट के थ्रू बनाए गए, ये बनाए गए थे 1833 के एक्ट के थ्रू, या चार्टर एक्ट के, इसके थ्रू लॉर्ड विलियम बेंटिंक को भारत का गवर्नर जनरल कहा गया। साथ ही विलियम बेंटिंक ने सती प्रथा को अबॉलिश किया था। तो सती प्रथा बंद की थी। अब मैं आपसे पूछूं कि भारत का बंगाल का गवर्नर जनरल कौन बना पहला, और किस एक्ट के थ्रू बना, तो आपको पता है कि वो 1773 के एक्ट से, वॉरेन हेस्टिंग्स। और भारत का गवर्नर जनरल कौन बनता है पहला, वो बनते हैं लॉर्ड विलियम बेंटिंक बाय द एक्ट ऑफ 1833।
अगला प्रश्न, प्रथम विधि आयोग फर्स्ट लॉ कमीशन की स्थापना किस अधिनियम के अंतर्गत हुई? द फर्स्ट लॉ कमीशन वॉज एस्टेब्लिश्ड अंडर विच एक्ट? सो ये बनती है 1833 के द्वारा। अब 1833 में क्या क्या हुआ याद करते हैं। भारत का पहला गवर्नर जनरल बना। इसमें हम ये भी पढ़ते हैं कि जो चाय और चीन की मोनोपोली थी, जो अभी लास्ट बची थी, वो भी अबॉलिश हो जाती है इसमें 1833 में। इसके अलावा फर्स्ट लॉ कमीशन बनता है और इसके अध्यक्ष कौन थे? लॉर्ड मैकाले। ये देखिए, लॉर्ड मैकाले थे इसके पहले अध्यक्ष। तो फर्स्ट लॉ कमीशन, भारत का पहला गवर्नर जनरल, और चाय और चीन के साथ ट्रेड की मोनोपोली भी बंद कर दी गई बाय द एक्ट ऑफ 1833। तो 1833 का एक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट था। हालांकि हम ये याद रखेंगे कि अभी तक ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पर राज कर रही थी, किसके नाम पे? पर ब्रिटिश के नाम पे, ब्रिटिश सरकार के नाम पे या ब्रिटिश राजा के नाम पे। लेकिन अब उनके हाथ में कुछ ज़्यादा बचा नहीं था, बस उनका नाम था, लेकिन अब सारा काम जो था वो सरकार देख रही थी। अगला प्रश्न, भारतीय सिविल सेवा में खुली प्रतियोगिता परीक्षा किस अधिनियम द्वारा शुरू की गई? ओपन कंपटीशन फॉर द सिविल सर्विस वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय विच एक्ट? सो बाय द 1853। लेकिन हमें पता होना चाहिए कि ये पहला एक्ट नहीं था या पहली कोशिश नहीं थी जब ओपन कंपटीशन स्टार्ट करने की कोशिश की गई थी। 1833 के एक्ट में एक और प्रोविजन था, उसमें कहा गया कि ओपन कंपटीशन स्टार्ट किया जाए। ओपन कंपटीशन का मतलब था कि पहले सिविल सेवा में सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिश के लोग ही जा सकते थे, जो ब्रिटिशर थे, चाहे वो भारत में ही कार्यरत थे। यहाँ के भारतीयों को इस सेवा में आने की अनुमति नहीं थी। तो 1833 में पहली बार सोचा गया कि ऐसा कुछ करते हैं, लेकिन बीओडी ने, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने मना कर दिया कि ऐसा नहीं होगा, वरना हमारे हाथ से भी पावर चली जाएगी और भारत के लोग अगर भारत पे ही शासन करना शुरू कर देंगे तो कहीं ना कहीं रिवॉल्ट कर देंगे। उसी खतरे से बचने के लिए उन्होंने उस टाइम मना कर दिया, लेकिन 1853 के चार्टर में इन्हें अनुमति दे दी गई। और हम याद रखेंगे कि इसके लिए एक कमेटी बनती है या जो रिफॉर्म लाती है, जिसको काम दिया गया कि आप इसके लिए देखिए अब कैसे क्या क्या प्रोविजन हो सकते हैं, तो वो भी लॉर्ड मैकाले की ही अध्यक्षता में आती है। लॉर्ड मैकाले, और ये बनती है 1854 में। ओपन कंपटीशन को शुरू करने के लिए एक कमेटी बनाई गई लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में 1854 में, और ये कब शुरू हुआ? 1853 के एक्ट से। अगला प्रश्न, भारत का शासन ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन को किस अधिनियम द्वारा स्थानांतरित कर दिया गया? जैसा कि मैंने पहले कहा कि कोशिश चली हुई थी इनकी जो पावर थी कम करने की ईस्ट इंडिया कंपनी की, लेकिन जब डायरेक्टली इनसे कंट्रोल ही ले लिया गया, वो था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 का। होता क्या है कि 1857 में रिवॉल्ट होता है। अब रिवॉल्ट इतना बड़ा था कि लगभग नॉर्थ इंडिया तो ये हार ही चुके थे। बाद में कैसे कैसे करके इन्होंने षड्यंत्र रच के वापस से सारा रीटेक किया। अब उसके बाद इन्होंने कमेटी बिठाई और इन्होंने ये पाया कि अब डायरेक्ट कंट्रोल हमारे पास होना चाहिए, ना कि कंपनी के पास। क्यों? क्योंकि कंपनी अभी भी कैसे ना कैसे अपनी मनमानी चलाती थी। राजाओं को तंग करना, राजाओं के साथ गलत व्यवहार करना, लोगों के साथ लूटपाट करना, लोगों को लूटना, अपनी कंपनी को फायदा देना, इस तरह के काम। तो उसको रोकने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1958 लाया गया। इसमें क्या क्या प्रोविजन थे आगे आगे पढ़ते जाएंगे। हम साथ साथ में डिस्कस कर रहे हैं, तो हम एक एक्ट पे 3 से 4 MCQ डिस्कस करेंगे, साथ ही उसके अंदर क्या क्या प्रोविजन थे वो भी डिस्कस करेंगे, और आई होप कि आपका ये सारा टॉपिक खत्म हो जाएगा आज के आज ही। अगला प्रश्न, भारतीय सचिव सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया का पद किस अधिनियम द्वारा बनाया गया, या विच एक्ट क्रिएटेड द ऑफिस ऑफ द सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट? तो इसका आंसर होगा अगेन 1858। जैसा कि मैंने कहा कि अब कंपनी को हटा दिया गया और सारी की सारी पावर किसके हाथ में आ गई? क्राउन के हाथ में। तो क्राउन ने क्या किया, इसकी एक जवाबदेही बनाने के लिए अपनी पार्लियामेंट में एक सेक्रेटरी बनाए गए, यानी कि एक मंत्री बनाए गए, जिसे कहा गया सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट। और भारत में अब गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की जगह वायसराय बनाना शुरू कर दिए। अब जिसे भारत का गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कहा जाता था, अब उसे कहा जाता था वायसराय ऑफ इंडिया। तो पहले वायसराय कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। और अंतिम गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन थे? वो भी लॉर्ड कैनिंग ही थे।
और इस बार इन्होंने वायसराय के ऊपर भी एक व्यक्ति को रखा जिसका नाम रखा गया सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट फॉर इंडिया। तो इसमें एक और चीज पढ़ानी थी आपको कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया के लिए एक 15 सदस्य कमेटी बनाई गई जिसका काम था सेक्रेटरी को सलाह देना किसके बारे में, कि भारत में क्या क्या दिखते हैं, कैसे वहां पे रूल करना है, क्या क्या वहां पे गवर्नेंस चाहिए, क्या क्या डिसीजन लाने हैं। तो डिसीजन मेकिंग किसके हाथ में थी, सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट के हाथ में। लेकिन वो किसके निर्णय पे चलता था, वो चलता था 15 सदस्यों की कमेटी थी उसके निर्णय पे। उसके बाद फिर वायसराय भारत में रहता था, तो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट रहता था इंग्लैंड में और वायसराय रहता था इंडिया में। फिर ये इसे मैसेज कॉन्वे करता था और इसके बाद ये देखता था कि ये सारा इंप्लीमेंट हो। तो इस तरह से एक ढांचा बनाया गया ऊपर से लेकर नीचे तक का। अगला प्रश्न, पोर्टफोलियो प्रणाली किस अधिनियम द्वारा प्रारंभ की गई या शुरू की गई। तो ये की गई इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। अब देखिए, अभी तक पढ़े थे चार्टर एक्ट, गवर्नेंस एक्ट या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, अब आ रहा है इंडियन काउंसिल एक्ट। तो 3 काउंसिल एक्ट आते हैं, एक आता है 1861 का, एक आता है 1892 का और एक आता है 1909 का। ठीक है, अब होने क्या लगा, इन्होंने अपनी यहाँ पे एस्टेब्लिश अपना खुद को एस्टेब्लिश करना स्टार्ट कर दिया। ब्रिटिश सरकार ने अपनी यहाँ पे पूरी गवर्नेंस स्टार्ट कर दी, ईस्ट इंडिया कंपनी को बाहर निकाल दिया। अब इन्होंने क्या किया कि ये चाहते थे कि अब भारतीयों को भी कैसे न कैसे संतुष्ट रखा जाए ताकि 1857 जैसा फिर से रिवॉल्ट ना हो जाए। तो इन्होंने धीरे धीरे विधायिका की तरफ को यानी कि लेजिस्लेटिव की तरफ को बढ़ना शुरू किया। तो उसमें इन्होंने क्या किया कि सबसे पहले उन्होंने भारतीयों को थोड़ा थोड़ा करके उसमें आने दी, मतलब लेजिस्लेटिव में भारतीयों की भी थोड़ी थोड़ी भागीदारी शुरू कर दी। तो इंडियन काउंसिल एक्ट में थोड़े से नंबर इनके बढ़ाए गए, लेकिन अभी तक याद रखेंगे कि चुनाव नहीं चले थे। अभी तक बस वो ऐसे चुन के ही जाते थे, आपस में ही चुनते थे और किसी को भेज देते थे कि हाँ तू हमें रिप्रेजेंट करेगा वहां जाके। तो 1861 में ऐसा लगा होने। फिर 1892 में थोड़ा सा नंबर बढ़ाया गया भारतीयों का, या मतलब जो चुन के आ रहे थे लोग उनका, और 1909 में इनका नंबर काफ़ी हद तक बढ़ चुका था। इसके बाद 1919 में पहली बार चुनाव शुरू हो जाते हैं। तो हमने देखा कि पोर्टफोलियो प्रणाली क्या थी। हाँ, पोर्टफोलियो के बारे में बात कर लेते हैं। इसमें ऐसा था कि जैसे एक गवर्नर है, तो गवर्नर की काउंसिल होगी और उस काउंसिल में जो सदस्य होंगे, मेंबर्स, उन मेंबर्स को कोई ना कोई डिपार्टमेंट दिया जाएगा। तो ये डिपार्टमेंट वाली जो प्रथा थी कि तू ये डिपार्टमेंट लेगा, तू सेना का विभाग लेगा, तू शिक्षा का विभाग लेगा, तू स्वास्थ्य का ले लेगा, और एक व्यक्ति 2 से 3 पोर्टफोलियो यानी कि 2 से 3 विभाग ले सकते थे। उसी प्रणाली को कहा गया पोर्टफोलियो प्रणाली। तो याद रखेंगे 1861 का, और ये एचएस और यूपीएससी जैसे एग्जाम में भी ये वाला प्रश्न देखा जा चुका है। अगला प्रश्न, पृथक निर्वाचन यानी कि सेपरेट इलेक्टोरेट की शुरुआत किस अधिनियम द्वारा की गई। तो सबसे पहले पढ़ते हैं कि ये है क्या। सेपरेट इलेक्टोरेट का मतलब था, मान लीजिए कोई एक जगह है और यहां पर हिंदू, मुस्लिम, सिख जैसे कम्युनिटी के लोग रहते हैं। तो सेपरेट इलेक्टोरेट में हुआ ये कि अब कहा कि ए जगह से मुस्लिम कम्युनिटी का व्यक्ति खड़ेगा या उसको ये सीट रिजर्व है, तो उसमें मुस्लिम कम्युनिटी का ही व्यक्ति खड़ेगा पहली बात तो, और जो वोटिंग होगी वो भी उसी कम्युनिटी की होगी, बाकी कम्युनिटी को वोट डालने का अधिकार नहीं होगा, यानी कि चुनने का अधिकार नहीं होगा। तो ये था सेपरेट इलेक्टोरेट। और ये कब शुरू हुआ, ये होता है 1909 की काउंसिल में, यानी कि इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 में। तो ये क्यों शुरू हुआ, इसके पीछे थोड़ा सा रीजन है कि 1906 में आंगा खां की नेतृत्व में एक शिमला के लिए अधिवेशन जाता है,
उस टाइम पे वायसराय यहीं बैठते थे शिमला में। तो एक अधिवेशन जाता है और अपनी डिमांड रखते हैं कि हम मुस्लिम्स हैं और हम माइनॉरिटी में, तो हमें ये हमारी डिमांड्स है कि हमें भी आगे आने का मौका दिया जाए। तो उन्होंने क्या किया, ये डिमांड रखी कि हमें सेपरेट इलेक्टोरेट दी जाए। और 1909 में, जिसे मार्ले मिंटो एक्ट भी कहा जाता है, इस एक्ट में ये इन्हें देना शुरू कर दिया। तो इसमें सबसे पहले हिंदू और मुस्लिम के बीच में डिवाइड होता है, आगे ये और डिवाइड होती जाती है। अगला प्रश्न, प्रांतों में द्वैत शासन यानी कि डायरकी किस अधिनियम द्वारा शुरू की गई? डायरकी प्रोविजन वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय विच एक्ट? सो ये था 1919 का एक्ट। तो थोड़ा सा इसके बारे में जानते हैं। जैसा कि मैंने कहा कि पहले तो हिंदू और मुस्लिम को ही दी गई, उसके बाद 1919 एक्ट में सिख, एंग्लो इंडियंस और जमींदारों को अलग से इलेक्टोरेट देना स्टार्ट कर दिया। हाँ, एक और चीज, पहली बार चुनाव प्रणाली यानी कि प्रत्यक्ष चुनाव भी इसी में शुरू हुए। ठीक है, और अब समझते हैं डायरकी क्या है। तो डायरकी कुछ ऐसे समझिए कि ये की प्रांतों में शुरू, तो इसमें गवर्नर होंगे और गवर्नर के जो कि प्रांतों में बैठते थे, तो गवर्नर ने कुछ विषयों पर यानी कि कुछ मैटर्स पर दो सूचियां बना दी। एक सूची थी ट्रांसफर्ड या जिसे कहा गया हस्तांतरित, और एक अनट्रांसफर्ड थी जो उसने अपने पास रखी जिसको कहा गया अहस्तांतरित। तो ट्रांसफर सूची में क्या क्या था? शिक्षा, और स्वास्थ्य, सिंचाई, कृषि, कुछ ऐसे जो मतलब कि बहुत ही नॉर्मल से विषय थे, उनको दिए गए। और खुद के पास क्या रखा? न्याय, शासन, पुलिस, न्याय व्यवस्था, ये सारी व्यवस्थाएं सारी अपने पास रखी। तो इन्होंने बेसिकली एक क्राइटेरिया सेट कर दिया कि जो चुने हुए लोग होंगे, जो डायरेक्ट चुनाव से आएंगे, क्योंकि चुनाव शुरू कर दिए थे, तो जो चुने हुए लोग होंगे वो देखेंगे छोटे मोटे काम, और मैं देखूंगा जो मेन काम है। कहीं ऐसा ना हो कि इनके हाथ में पुलिस दे दी जाए। इसके पीछे भी कारण था ना, कि ऐसा ना हो कि पुलिस की व्यवस्था जो है चुने हुए लोगों को दे दी जाए, तो वो क्या करेंगे? वो तो रिवॉल्ट कर देंगे, उनके पास तो पावर आ गई। तो अंग्रेज इतने भी बुद्धू नहीं थे, तो उन्होंने क्या किया, ये अपने पास रख ली पुलिस वगैरह। और उनको दिए छोटे मोटे, जैसे शिक्षा देखो, तुम सफाई देखो, है ना, तुम स्वास्थ्य देख लो, ये, और कृषि देख लो, सिंचाई देख लो, इस तरह के विषय उनको दे दिए गए। यानी कि ट्रांसफर कर दिए, यानी कि ट्रांसफर टू हुम ये किए गए जो चुने हुए लोग थे, जो लेजिस्लेटिव से आ रहे थे चुन के। और ये कहाँ शुरू की गई थी, हम रखेंगे अभी याद, ये की गई थी सिर्फ अभी तक प्रांतों में। सेंटर में अभी तक ऐसा कुछ था नहीं कि बहुत बड़ा कि हर देश से चुने जाएंगे, हालांकि चुने जाते थे, लेकिन वहाँ इतनी ज़्यादा पावर नहीं थी। वहाँ अभी भी वायसराय था, वायसराय के ऊपर एक स्टेट ऑफ सेक्रेटरी थे, सेक्रेटरी को संभालने के लिए एक 15 लोगों की सदस्य समिति थी, जो हमने ऊपर पढ़ा। तो अभी ऊपर बहुत कुछ था, अभी नीचे नीचे इन्होंने ये देना शुरू किया। आज का आखिरी प्रश्न पॉलिटी से, प्रांतीय स्वायत्ता यानी कि ऑटोनॉमी, ऊपर दी गई डायरकी, यहां बोला कि ऑटोनॉमी ही दे दी तुम्हें। किस अधिनियम की विशेषता थी? तो ये थी 1935 का एक्ट या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। इसमें होता क्या है, सबसे पहले तो डायरकी को बंद कर दिया गया, बोला कि ये ठीक नहीं है, इसे व्यवस्था बिगड़ रही है। और क्या होता है कि 1936 में चुनावों की घोषणा कर दी जाती है, इसके बाद ही, और कहा गया कि हर प्रांत में एक सरकार बनेगी। मैक्सिमम वहाँ पे क्या होगा कि उनका भी एक प्रतिनिधि होगा, और उनके भी आगे मंत्री होंगे, और उन्हें भी पोर्टफोलियो दिए जाएंगे। लेकिन हाँ, फाइनल डिसीजन और फाइनल पावर फिर से गवर्नर के पास ही थी, लेकिन कुछ हद तक 1919 से थोड़ी ज़्यादा पावर दी गई चुने हुए लोगों को, और कहा कि हर प्रांत में जैसे आज एक सीएम बनता है, वैसे एक उनका एक चुना हुआ प्रतिनिधि होगा जो उनका हेड होगा, हेड ऑफ प्रांत यानी कि हेड ऑफ प्रोविजनल। ठीक है, तो ये इस प्रोविजन में हम देखते हैं। और 1935 में हमने और क्या क्या लिया, एक तो इसमें इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें 10 अनुसूचियां, है ना, 323 या 300 समथिंग इतनी इसमें संविधान के इसमें जो नियम बनाए गए,
तो और हमने यहाँ से बहुत कुछ लिया भी था, जैसे डीपीएसपी यहीं से लिए थे, फिर आपके आपातकाल के जो प्रावधान है वो यहीं से लिए गए थे, जो आपातकाल की जो पावर है गवर्नर के पास या राष्ट्रपति के पास वो हमने यहाँ से ली थी। तो बहुत कुछ लिया था हमने इस कॉन्स्टिट्यूशन से या 1935 के एक्ट से, ठीक। तो आज हमने क्या पढ़ा, हमने देखा ऊपर से, क्योंकि मेन मोटो है हमारा इस क्लास का डिस्कस करना, तो एक बार फटाफट एक बार रिकैप करते चलते हैं कि क्या क्या देखा। सबसे पहले देखा 70-73 का एक्ट, जहां क्या होता है, भारत में पहली बार संसदीय नियंत्रण लाया गया। नियंत्रण क्यों लाया गया? क्योंकि जो EIC थी जी, या ईस्ट इंडिया कंपनी कहते हैं, उसने गड़बड़ियाँ करना शुरू कर दी थी। तो उसको रोकने के लिए सबसे पहले बनाया गया COD बनाया गया। किसके एक्ट के थ्रू? 70-73 के थ्रू। और इस एक्ट में क्या आता है, हमें मिलते हैं पहले बंगाल के गवर्नर जनरल इसी एक्ट में, ठीक है। बाकियों का मैंने लिख दिया है कि 70-86 में कॉर्नवालिस आते हैं, फिर लॉर्ड वेलेस्ली आते हैं, फिर लॉर्ड कैनिंग आते हैं। बाद में लॉर्ड कैनिंग थे जब रिवॉल्ट होता है। और भारत के पहले वाइसराय भी यही थे, और भारत के अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल थे यही थे। भारतीय मतलब कि भारत के पहला अंतिम गवर्नर जनरल। फिर कोलकाता का सर्वोच्च न्यायालय 70-74 इसी एक्ट की देन थी। हालांकि बाद में इसमें भी एक्ट ऑफ सेटलमेंट लाया गया, पर इतना आपको शायद नहीं आएगा, क्योंकि ये बेसिक से क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं पटवारी जैसे एग्जाम में। इसके बाद बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना कहाँ की गई? तो ये की गई 70-84 में। क्यों की गई? क्योंकि अभी तक व्यापारिक नियंत्रण नहीं था, तो अब वो चाहते थे कि डिसीजन मेकिंग भी सरकार के पास हो। तो डिसीजन मेकिंग के लिए 6 लोगों की एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाई गई, जो देखती थी 70-84 के एक्ट के थ्रू। उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एक अधिकार को रोकने के लिए क्या लाया गया? तो व्यापारिक एक अधिकार को रोकने के लिए पहले 3 चार्टर याद रखेंगे। 1793 का पहला चार्टर, जिसमें कहा गया कि 20 साल के लिए हम आपको देंगे करने के लिए, व्यापार करिए भारत से, या जो भी ईस्ट साइड से आप व्यापार करते हैं, भारत की साइड से व्यापार करते हैं। उसके बाद बोला गया कि 1813 में बोला गया कि अब व्यापार बंद करो सारा, सिर्फ तुम्हें 2 पोर्टफोलियो दिए जाएंगे, एक दिया जाएगा भारत और एक दिया चाय और एक दिया चीन, सिर्फ आप यहीं से काम करेंगे। उसके बाद 1833 में पूरी तरह अबॉलिश कर दिया और कहा कि अब कोई भी कंपनी भारत से या चीन से या जो मर्जी करना करो, अब हमें किसी तो कोई लेना देना नहीं है, हम किसी को रोकेंगे नहीं, कोई किसी के लिए कोटा नहीं है, कोई किसी के लिए वो नहीं है, आप जाओ जितना मर्जी व्यापार करो, ठीक है। तो 1813 में एक अधिकार को पहली बार इन्होंने अधिनियमित किया था। इसके बाद ईसाई मिशनरियों को, यानी कि यहाँ के धर्म की शिक्षा देंगे अपने क्रिश्चियनिटी की, वो कब शुरू हुआ? ये होता है शुरू 1830 से। और शिक्षा के लिए पहली बार पैसे, या पहली बार ये सोचा गया कि भारत को शिक्षित करना है तो उसके लिए कुछ फंडिंग करते हैं, तो यहीं से शुरू हुई थी 1830 के इसमें ही एक्ट में ही। भारत का पहला गवर्नर जनरल, मैंने कहा कि पहले आया बंगाल के गवर्नर जनरल, पहले आए गवर्नर, बंगाल गवर्नर, वो आते हैं रॉबर्ट क्लाइव। फिर आते हैं भारत के पहले गवर्नर जनरल बंगाल के, तो बंगाल के कौन थे? वॉरेन हेस्टिंग्स। फिर आते हैं भारत का पहला गवर्नर, तो आते हैं हमारे लॉर्ड विलियम बेंटिंग, जिन्होंने सती प्रथा को अबॉलिश किया था। 1833 की बात है। फिर पहला लॉ कमीशन बनाया जाता है लॉर्ड मैकॉले की अध्यक्षता में 1833 में। फिर खुली प्रतियोगिता, जिसकी बात पहले 1833 में शुरू कर दी थी, लेकिन 1853 के एक्ट में इसको लाने के लिए फिर सोचा गया, और इसके लिए कमेटी बनाई जाती है। उस कमेटी में भी हेड थे लॉर्ड मैकॉले, 1854 में बनाई जाती है। इसके बाद भारत का शासन ब्रिटिश कंपनी से कब गया? तो ये जाता है, आप याद रखेंगे कि 1857 का रिवॉल्ट हुआ और उसे अगले साल इनसे ले लिया गया वापस, क्योंकि 1 साल तो उन्हें लग ही गया था पूरी तरह से शांत करने को, और पूरे जो इनका क्षेत्र चला गया था इनके हाथ से, उसे कैप्चर करने में। इसी में ही आते हैं वाइसरॉय ऑफ भारत, यानी कि वाइसरॉय ऑफ इंडिया। मैंने समझा दिया कि अब गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को वाइसरॉय कहा जाने लगा। स्टेट ऑफ सेक्रेटरी पार्लियामेंट में रहते थे, जो कि एक ब्रिटिश के ही कोई मंत्री होते थे, और उनकी हेल्प के लिए चलते थे 15 सदस्य कमेटी। और एक कब होता है? 1858 के उसमें। अच्छा, अगला पोर्टफोलियो प्रणाली। अंग्रेजों ने अपने हाथ में सारी सत्ता ले ली, अब भारतीयों को भी थोड़ा थोड़ा सत्ता में शामिल करने लगे, तो उसके लिए उन्होंने 3 काउंसिल एक्ट बनाए। 1861 का इंडियन काउंसिल एक्ट, 1892 का इंडियन काउंसिल एक्ट, और 1909 का इंडियन काउंसिल एक्ट। तो पोर्टफोलियो प्रणाली शुरू हुई 1861 में, ठीक है। सेपरेट इलेक्टोरेट, यानी कि अलग अलग सबके लिए चुनाव की होनी चाहिए, कि जैसे कि कोई एक सीट है, ए सीट से कोई खड़ा है और वो है मुस्लिम है, तो वहाँ पे मुस्लिम ही लोग इलेक्टेड करेंगे और मुस्लिम लोग ही वहाँ पे खड़े होंगे। तो ये था इसमें प्रोविज़न, ये 1909 की बात है।
प्रांतों में द्वैत शासन यानी कि दोहरी प्रणाली, ट्रांसफर्ड और अनट्रांसफर्ड में मैटर दिए गए। तो ट्रांसफर्ड मैटर में क्या दिया गया था, शिक्षा, स्वास्थ्य और इस तरफ को पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन खुद के हाथ में रखा था। ये था 1919 का एक्ट। और ऑटोनॉमी किसके हाथ में थी, प्रोविजनल ऑटोनॉमी, तो ये रखी गई थी 1935 के एक्ट में। ठीक है, आई होप कि आपको समझ आया होगा। तो डिस्कस करने का मतलब ये होता है कि आप रिवाइज करते चलें जो आपने अभी तक पढ़ा है, अपने नोट्स को या बुक को या थोड़ी जो आपको नॉलेज है उसको। सो अगला पोर्शन है हमारा इंडियन इकोनॉमी पे। सो विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइन एन इकोनॉमी। इकोनॉमी है क्या, इनमें से कौन सा डिफाइन करता है, स्टडी ऑफ मनी ओनली, कि बस भाई पैसे की बात करते हैं उसी को पढ़ते हैं, होगी इकोनॉमी? नहीं। गवर्नमेंट टैक्सेशन सिस्टम, टैक्स ही थोड़ी सब कुछ होता है, और भी चीज़ें होती हैं, स्कीम्स होती हैं, ठीक है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है, तो ये भी नहीं है। बैंकिंग एक्टिविटी ओनली, कि आओ पैसा जमा करो, आरडी बनाओ, एफडी बनाओ और बस ठीक है, यही इकोनॉमी नहीं। तो इकोनॉमी क्या है, सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजप्शन। कितनी प्यारी लाइन है कि बनाएंगे भी, डिस्ट्रीब्यूट भी करेंगे और कंज्यूम भी करेंगे। इकोनॉमी इज प्राइमरली द स्टडी ऑफ व्हाट, ह्यूमन बिहेवियर रिलेटेड टू स्केयर रिसोर्सेज। भूगोल की तो जियोग्राफी हो गई, पॉलिटी सिस्टम के लिए तो राजनीतिकरण हो गया, और हिस्ट्री के लिए इसके आसान ऑप्शन थे, तो ये आपको आसानी से पता लग गया होगा। ठीक है, तो इकोनॉमी बेसिकली है क्या, क्योंकि अगले हमारे एमसीक्यू कुछ इकोनॉमी के बेसिस पे रहेंगे, तो थोड़ा सा आपको फटाफट एक इकोनॉमी का एक ओवरव्यू दे देता हूँ कि इकोनॉमी कितने प्रकार की होती है। किसी भी देश की इकोनॉमी, फटाफट बताऊंगा आपको, ज़्यादा समय नहीं खाऊंगा आपका। 3 तरह की होती है। एक होती है सोशलिस्ट, एक होती है मिक्स्ड, और एक होती है कैपिटलिस्ट। समाजवादी, मिश्रित और पूंजीवादी। तो समाजवादी किसके हाथ में होगी, ये होती है सरकार के हाथ में। इसमें जो भी एक्टिविटीज होंगी, जो भी कंपनीज होंगी, सरकार के हाथ में होंगी। मिक्स होती है जहाँ पे थोड़ी थोड़ी सरकारी कंपनियां भी होंगी और थोड़ी थोड़ी प्राइवेट कंपनियां भी होंगी। और कैपिटलिस्ट होती है जो पूरी तरह से पूंजीवादी होती है, जैसे अमेरिका। सरकार वहाँ पे सिर्फ रूल बनाती है, बाकी जो भी व्यापार हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, उन्हें कुछ से कोई मतलब नहीं है। जो मर्जी कंपनी आए, जो मर्जी काम करे, उन्हें कुछ से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो अब प्रश्न करते हैं अपना, इन अ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, यानी कि इस तरह की जहाँ पे पूंजीवाद है, इन अ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी the mean of production are mainly owned by government, cooperative societies, private individual और local bodies। तो मैंने क्या कहा, अमेरिका का एग्जाम्पल याद रखना आपने, जब भी कैपिटलिस्ट की बात आए तो अमेरिका का, यूएसए का एग्जाम्पल याद रखना। सुपर इकोनॉमी है, क्यों, क्योंकि वहाँ पे हर चीज़ प्राइवेट है। ठीक है, वहाँ पे इतनी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप व्यापार कीजिए, खुल के व्यापार कीजिए, कोई ज़्यादा इतने स्ट्रिक्ट रूल नहीं है वहाँ पे कि आपको रोका जाएगा। पर इसके नुकसान भी बहुत हैं, क्योंकि लोगों का हित नहीं चाहते ज़्यादा, ये अपने फ़ायदे के लिए ज़्यादा चलती हैं। तो कुछ फ़ायदे कुछ नुकसान, तो इसका सही आंसर है बी, जो कि प्राइवेट इंडिविजुअल के द्वारा चलती है। गवर्नमेंट तो होगी नहीं, कोऑपरेटिव सोसाइटी भी वही होती है जो समूह होता है, तो वैसी भी नहीं है, और लोकल बॉडीज भी नहीं है। अगला प्रश्न, इन अ सोशलिस्ट इकोनॉमी, यानी कि समाजवादी, जहां पे गवर्नमेंट एजेंसी या गवर्नमेंट की कंपनी ज्यादा होती है, एग्जाम्पल रशिया। तो प्रश्न क्या कह रहा है कि इन अ सोशलिस्ट इकोनॉमी द मीन ऑफ प्रोडक्शन आर प्राइमरली ओन्ड बाय, कि किसके द्वारा ओन की जाती है वहां पे, तो ये की जाएंगी, इंडिविजुअल तो होगा नहीं, प्राइवेट कंपनियां कम होंगी, फॉरेन इन्वेस्टर आने नहीं देंगे, क्योंकि सारा टेक ओवर गवर्नमेंट ने किया होगा। विच टाइप ऑफ इकोनॉमी कंबाइंस फीचर ऑफ कैपिटलिस्ट एंड सोशलिस्ट। तो याद कीजिए, एक तरफ था सोशलिस्ट, एक तरफ था कैपिटलिस्ट, और बीच में था मिक्स। तो इसका सही आंसर होगा
मिक्स्ड, जहाँ पे थोड़ी थोड़ी सरकारी कंपनियां और थोड़ी थोड़ी प्राइवेट कंपनियां भी होंगी। अगला प्रश्न, इंडिया इज जनरली क्लासिफाइड इज अ, किस प्रकार की अर्थव्यवस्था माना जाता है भारत को? हमने क्या देखा है यहाँ पे LIC जैसी सरकारी कंपनियां भी हैं, है ना, पर प्राइवेट कंपनियां भी, रिलायंस, जियो और भी अन्य तरह की, BSNL की कंपनी भी है। देखिए फ़ोन में देखिए आप, रिलायंस है, एयरटेल है, लेकिन साथ में एक सरकारी कंपनी BSNL भी। तो क्या है, ये है मिक्स। तो भारत किस तरह का है, मिक्स्ड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइमरी इकोनॉमिक एक्टिविटी। सो एक्टिविटीज का थोड़ा सा समझा दूंगा आपको फटाफट, एक ओवरव्यू वैसे ही फटाफट सा, कि एक्टिविटीज कैसी होती है। प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। हालांकि जब एडवांस में आप पढ़ते हो तो क्वेटनरी उस तरह की भी है, लेकिन हम उतना नहीं जाएंगे क्योंकि आपके उससे टॉपिक से रिलेटेड है ही नहीं इतना बाहर। तो प्राइमरी एक्टिविटीज़ क्या हुई, जो डायरेक्टली जुड़ी होती है एनवायरनमेंट से, रॉ मटेरियल से। जैसे कि कोई आप कोई सब्जी उगा रहे हैं, कोई खेती कर रहा है, कोई माइनिंग कर रहा है, कोई सोना निकाल रहा है, कोई हीरा निकाल रहा है, कोई तेल निकाल रहा है, ठीक है, ये सब किस में आता है, ये आता है प्राइमरी एक्टिविटीज़ में। सेकेंडरी एक्टिविटीज़ में जैसे मान लीजिए कि एक लोहा, जैसे लॉ ऐसा होता है, यानी कि आयरन ओर होता है, आयरन, ठीक है, तो किसी ने आयरन निकाला, वो होगा कहाँ से निकाला, पत्थर से निकाला, कहाँ, या ज़मीन के अंदर होगा, तो वही प्राइमरी एक्टिविटीज़, निकालना, माइनिंग करना। अब उस आयरन से क्या बनता है, एक मान लीजिए कोई ढांचा बनाता है, जैसे कि कोई बस बना ली उसने, ठीक है, ये थोड़ी ड्राइंग ऐसे ही है, थोड़ी देख लेना आप लोग, कि बस बना ली। तो बनाना क्या हुआ, सेकेंडरी में आता है कंस्ट्रक्शन, किसी चीज़ को बनाना, ठीक है, कुछ भी बनाना। और टर्सरी में क्या आता है, सर्विस। अब बस बनाई तब तो ठीक था, सेकेंडरी में अब बस चल रही है और हम लोगों को ले जाती है, तो इसे क्या बोलते हैं, टर्सरी, यानी कि सर्विस देना। बस क्या कर रही है, अब सर्विस दे रही है हमें, ठीक है, मैं यहाँ से घर जा रहा हूँ, तो क्या है कि मैं बस की सर्विस यूज़ कर रहा हूँ, तो बस तो बन गई सेकेंडरी में। अब बस क्या प्रोवाइड करती है, सर्विस। तो समझ गया कि प्राइमरी में चीज़ें बिल्कुल रॉ चीज़ में होती है, रॉ होता है उस टाइम पे, सेकेंडरी में बनती है, और टर्सरी में वो सर्विस देती है। इसमें बैंकिंग वगैरह चीज़ें आती हैं। तो देखते हैं हम प्रश्न पहला, कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइमरी एक्टिविटी। तो प्राइमरी एक्टिविटी क्या होगा इसमें से, एग्रीकल्चर, बैंकिंग, ट्रांसपोर्ट, इंश्योरेंस। बैंकिंग क्या है, बैंकिंग है सर्विस, तो नहीं, काटेंगे। इंश्योरेंस क्या है, सर्विस, यानी कि इकोनॉमिक एक्टिविटी है। ट्रांसपोर्ट क्या हुआ, ट्रांसपोर्ट भी सर्विस हुआ, तो एग्रीकल्चर हुआ प्राइमरी एक्टिविटी। आसान है, आपको ये बेसिक होना चाहिए, ये वाला कंसेप्ट याद रखिए। आयरन से क्या बनी, लोहे की क्या बनी, गाड़ी ने क्या किया, सर्विस प्रोवाइड की, ठीक है, तो टर्सरी एक्टिविटी फिर, यानी कि सर्विस। अगला प्रश्न, द सेकेंडरी सेक्टर मेनली इंक्लूड। अब प्राइमरी में आ गई एग्रीकल्चर, तो सेकेंडरी में तो ये नहीं आएगा, क्या आ जाएगा, नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, ठीक है। फिशिंग भी वही हुआ, मैं पकड़ रहा हूँ, अब वो थोड़ी कोई सेकेंडरी है कि मैं फिश बना रहा हूँ, है ना, तो ये कोई बोले कि भाई मच्छी बना रहा हूँ, ये थोड़ी होता है, तो ये काट के चलो, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग या फॉरेस्ट्री, तो फॉरेस्ट्री भी वही हुआ, सेब तोड़ रहे हैं, सेब के बगीचे, आप जाइए शिमला के ऊपर जाइए, तो मैन्युफैक्चरिंग। बैंकिंग, अगला सेक्टर, बैंकिंग, इंश्योरेंस एंड ट्रांसपोर्ट, प्राइमरी नहीं, ये थोड़ी है, सेकेंडरी कुछ बना थोड़ी रहे, ठीक है। एग्रीकल्चर ये सब सेक्टर ऑफ प्राइमरी सेक्टर, काटते चलो, तो टर्सरी। आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी इकोनॉमी के बेसिस पे कौन कौन सी होती है, कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट और मिक्स्ड। और उसके एग्जाम्पल है, सोशलिस्ट में रशिया, कैपिटलिस्ट में USA और मिक्स में इंडिया, ठीक है। अगला GDP, व्हाट इज GDP है क्या, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन, जर्नल डोमेस्टिक प्रोडक्शन, ग्लोबल डोमेस्टिक प्रोडक्शन, या ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोग्राम। तो ये तो सबको पता होगा, कि इतना तो पता ही होता है सबको कि GDP है क्या, है ना, कितनी है GDP, अभी 7.4 समथिंग कुछ चली है हमारे देश की, ठीक है। तो GDP क्या है, ये है इसका इंपॉर्टेंट, क्योंकि हो सकता है कि यहाँ से पूछ लें। सो इट इज़ अ फाइनल गुड एंड सर्विस प्रोडक्शन। फाइनल गुड एंड सर्विस प्रोडक्शन कहाँ पे,
विद इन अ कंट्री। अब ऐसा नहीं बोल सकते कि अमेरिका के बाहर कोई चीज़ बनी लेकिन वो थी भारत की या भारत की कंपनी की थी, अब वो भारत में काउंट होगी या भारत की जीडीपी में काउंट होगी, नहीं, विद इन द कंट्री, कंट्री के अंदर जो गुड्स एंड सर्विस उपभोग होंगी, उत्पादित होंगी, उन्हीं को ही जीडीपी में काउंट करेंगे। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है लाइन। और गुड्स एंड सर्विस दोनों इंक्लूड होती है इसमें। तो जीडीपी मेजर प्रोडक्शन विद इन किस में, एंटायर वर्ल्ड, ओनली एक्सपोर्ट, नहीं, इंपोर्ट भी तो होता है पर हम नहीं काउंट करते, ओनली इंडस्ट्रीज, नहीं, किसी भी तरह की सर्विस या किसी भी तरह का उत्पाद, डोमेस्टिक टेरिटरी विद इन द कंट्री। ठीक है, अगला प्रश्न, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ कैपिटलिज्म। कैपिटलिज्म याद कीजिए, कैपिटलिज्म क्या था, क्या था कैपिटलिज्म, कैपिटलिज्म क्या था, कैपिटलिज्म में कहीं ये तो नहीं था कि मिक्स थी, कि आधी सरकारी कंपनियां थी और आधी प्राइवेट थी, कुछ ऐसा था, नहीं, ऐसा था ही नहीं। तो क्या था, देखते हैं, चलो, प्राइवेट ओनरशिप, कि प्राइवेट ही होगी वहाँ पे, ठीक है, देखते हैं, ऐसा तो है नहीं, प्रॉफिट मोटिव, फ्री कंपटीशन और कंप्लीट गवर्नमेंट ओनरशिप। सो मैं समझाता हूँ इसका है क्या, कैपिटलिज्म क्या, कैपिटलिज्म है पूंजीवाद। पूंजीवाद कौन करता है, ये करती है बड़ी बड़ी कंपनियां, एग्जाम्पल यूएसए। तो इसका क्या होगा, मैंने पहले भी कहा था कि इसके कुछ नुकसान भी तो है, बड़ी इकोनॉमी थोड़ी होना जरूरी है, तो ये लोगों के बारे में ज़्यादा नहीं सोचती है, तो ये इसका एक फीचर है। क्वेश्चन थोड़ा उल्टा है, ठीक है, नॉट अ फीचर बोला है मैंने, तो नॉट अ फीचर क्या होगा, कंप्लीट गवर्नमेंट ओनरशिप, इसको काट दो, प्रॉफिट मोटिव रहता ही है इसका, ठीक है, प्राइवेट ओनरशिप तो होती है, और कंपटीशन तो बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि सरकारी कंपनी है नहीं, प्राइवेट धड़ा आई जा रही है, कोई किसको रोक नहीं रहा है, चलते रहो, ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा डी, क्योंकि गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं है, गवर्नमेंट यहाँ पे ओनरशिप रखती ही नहीं है कोई भी। अगला प्रश्न, द सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइज ड्यू टू, क्यों अराइज हो सकती है, आप खुद सोचिए। यहाँ से मेरे पास धड़ाधड़ रिसोर्सेज हैं तो प्रॉब्लम आ जाएगी क्या, नहीं, उल्टा फायदा है, देश को फायदा हो जाएगा। हाई टैक्स, मतलब ठीक है लोगों को दिक्कत होगी लेकिन इकोनॉमिक प्रॉब्लम तो नहीं होगी क्योंकि गवर्नमेंट को तो ज़्यादा ही मिल रहा है, तो वो यूज़ कर सकती है लोगों की भलाई के लिए, प्रोडक्शन के लिए, कंस्ट्रक्शन के लिए। अच्छा, लो पॉपुलेशन, अच्छी बात है, ज़्यादा भी नहीं होनी चाहिए। अब भारत में देख लीजिए आप, फिर रिसोर्सेज बहुत कम है और लोग बहुत ज़्यादा हैं, ये दिक्कत होती है, और तो कुछ नहीं है। डेमोग्राफी डिविडेंड एक अलग चीज़ है, लेकिन पॉपुलेशन को खिलाना भी तो है, नौकरियाँ तो देनी है, कितनी बेरोजगारी बढ़ चुकी है, ठीक है। तो स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज एंड अल्टीमेट एंड अनलिमिटेड वांट, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम है कि आपके पास रिसोर्सेज भी नहीं है और आपको धड़ाधड़ सब कुछ चाहिए भी, ठीक है। तो अनलिमिटेड वांट, यही तो नहीं होनी चाहिए ना, तो इसका आंसर होगा बी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ सेकेंडरी इकोनॉमिक एक्टिविटी, देखिए अब खुद देखिए अब आप, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी, इसमें क्या हो रहा है, इसमें बनता है, कंस्ट्रक्शन होती है, तो माइनिंग तो नहीं होगा, और निकल चुका था, एग्रीकल्चर प्राइमरी का ही सेक्टर है, मच्छी मतलब कि फिशिंग करना, ये भी नहीं, स्टील मैन्युफैक्चरिंग, देख लीजिए। सो आज का लास्ट प्रश्न, विच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग टू द टर्सरी सेक्टर, कि इसमें से तृतीय क्षेत्र से कौन सा उदाहरण है। तृतीय क्या हुआ या टर्सरी सेक्टर क्या हुआ, टर्सरी सेक्टर में आता है सर्विस, जैसे गाड़ी सर्विस दे रही है, आप बस सर्विस दे रही है, जैसे आप बस में जा रहे हैं कहीं पे तो सर्विस है, ठीक है। तो फॉरेस्ट्री क्या है, ये तो नहीं है, माइनिंग नहीं, एग्रीकल्चर अगेन द सब सेक्टर ऑफ दिस प्राइमरी सेक्टर, तो इसका सही आंसर होगा ट्रांसपोर्ट। तो आई होप कि आपको हमारे लेक्चर अच्छे लगे होंगे और द रैंकर्स आपके लिए ऐसे ही इस सीरीज़ को कंटिन्यू रखेगा। तो अगला हमारा टॉपिक रहेगा साइंस पर, जहां हम डिस्कस करेंगे साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, ठीक है। और साथ ही हम इसके आपको पीडीएफ अपलोड कराते हैं आपके हमारा जो ऑफिशियल वेबसाइट पेज है और जो हमारे प्ले स्टोर पर जो ऐप है द रैंकर्स नाम करके, ठीक है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ पर आपको फ्री पीडीएफ सेक्शन में इस आज की क्लास का पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। तो तब तक आप पढ़ते रहिए और अपना रिवीजन करते रहिए क्योंकि एग्ज़ाम आने वाला है थोड़े टाइम में। थैंक यू।